क्वेश्चन की, तो हिंदी गद्य शिक्षण की भाषा पाठ योजना का में उद्देश्य कथन आता है। तो हिंदी गद्य शिक्षण की जो पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन दूसरा है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ऑप्शन तीसरा है आदर्श वाचन के पश्चात, ऑप्शन 4 है मौन वाचन के पश्चात। जो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप दोस्तों बता सकते हैं और आंसर को कमेंट करने का तरीका आपका वही है। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन करने के बाद में आप स्लैश लगाएंगे या फिर डैश लगाएंगे और 1 या 2 या 3 या 4 इस तरह से आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे। तो हिंदी गद्य शिक्षण में पाठ योजना का उद्देश्य कथन आता है, तो कौन सा कथन उद्देश्य आता है दोस्तों? तो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात में आता है। कब आता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात में आता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये आपको बताना है। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं राष्ट्र कवि हैं, उनकी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो सन दे रखे हैं यहाँ पर, सन 1970 ईस्वी में, सन दूसरा है 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या आंसर इसका हो जाएगा? जो राष्ट्रपति हैं, हम राष्ट्र कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर, उनको उर्वशी के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस वर्ष में मिला था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा है 1972 ईस्वी में इनको मिला था। क्या मिला था दोस्तों? 1972 ईस्वी में इनको मिला था। क्या मिला था दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। तो ऑप्शन 3 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निरामिस किसे कहते हैं? निरामिस, निरामिस किसे कहते हैं ये आपको बताना है। हिंदी के ही वर्ड हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हिंदी की क्लास चल रही है, हिंदी के सेशन को कंप्लीट कराया जा रहा है। इसमें 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। तो निरामिस किसे कहते हैं? मोक्ष का इच्छुक होता है उसे कहते हैं, या मांस रहित भोजन वाले को कहते हैं, या रात्रि में विचरण करने वाला होता है, या मृत्यु की का इच्छुक होता है उसको निरामिस कहते हैं। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 1 2 3 4 जो भी इसका आंसर कमेंट कर है आपका उसे कमेंट कीजिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को निरामिस कहते हैं, या मांस रहित भोजन को कहते हैं, या रात्रि में विचरण करने वाले को कहते हैं, या मृत्यु की इच्छा को निरामिस कहते हैं। तो फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो मांस रहित भोजन जो होता है उसको निरामिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं? निरामिस कहते हैं। ऑप्शन दूसरा एकदम करेक्ट आंसर होता है। और निरामिस का जो उल्टा होता है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शहद शब्द है, तो शहद क्या है आपको शब्द बताना है। शहद मीठा होता है ये आपको पता है, और शहद शब्द क्या है? शहद शब्द है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या आगत है। शहद शब्द आया कहाँ से? तत्सम से आया, देशज से आया, विदेशज से आया, या फिर आगत से आया, या फिर तद्भव शब्द से आया। तो कौन सा है शहद ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए इसका। तो शहद जो शब्द है, शहद जो शब्द है वह आपका आगत शब्द है। कौन सा है? आगत शब्द है। क्या है? आगत शब्द है दोस्तों। शहद शब्द क्या है? आगत है, ना तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है। आपका शहद जो है आगत शब्द है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, बिनता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जो बिनता है, बनिता है, बनिता उसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन 1 है जंगल, पुस्तक, स्त्री, व्यवसायी। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यानी कि वनिता जो है जंगल के लिए, पुस्तक के लिए, स्त्री के लिए, व्यवसाय के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो वनिता है उसका किसके लिए यूज किया जाता है? जंगल के लिए, पुस्तक के लिए, स्त्री के लिए, या व्यवसायी के लिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री के लिए यूज किया जाता है। किसका? वनिता का यूज जो किया जाता है, वनिता का जो प्रयोग किया जाता है वह स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, मुकुंद पर किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है किसका पर्याय है? शिव का है, सूर्य का है, कामदेव का, या विष्णु का है? फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो मुकुंद है किसका पर्याय है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। मुकुंद पर्याय है किसका है? फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। मुकुंद किसका पर्याय है? तो यहाँ पर शिव, सूर्य, कामदेव और विष्णु हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विष्णु एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, माटी के फूल, आलोक पर्व, चिंतामणि, छड़ बोले कड़ मुस्काए। छड़ बोले कड़ मुस्काए। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है, माटी के फूल है, आलोक पर्व है, चिंतामणि है, छड़ बोले कड़ मुस्काए है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आलोक पर्व जो है, आलोक पर्व रामचंद्र शुक्ल का निबंध है दोस्तों। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म है आपको ये बताना है। तो बारात, बसंत,
और दूसरा है बारात बसंत, तीसरा है बारात बसंत, चौथा है बारात वसंत। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर है, सभी में भिन्नता है, ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो शुद्ध वर्तनी का जो वर्ड है तो वो कौन सा है, एक है, दो है, तीन है, चार है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो बारात और वसंत एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है अर्धस्वर है, तो अर्धस्वर क्या होता है ये आपको बताना है। अर्धस्वर है कौन सा है अर्धस्वर, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। अर्धस्वर है ऑप्शन एक है ई उ, दूसरा है रेल र, तीसरा है य व, चौथा है रेश। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो जो अर्धस्वर हैं, आप अर्धस्वर की बात करते हैं तो अर्धस्वर कौन से हैं, तो य और व, य और व जो हैं आपके अर्धस्वर हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है अर्धस्वर, तो य और व अर्धस्वर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, तो क्या है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन एक है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ऑप्शन दूसरा है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ऑप्शन तीसरा है अपराधी का अपनी पहचान छिपाना, और चौथा है अपराधी को पहचान हो जाना। अपराधी को पहचान हो जाना है, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त होना, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा के चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी मुहावरे का जो अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त होना, ये आता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है बुद्धिहीन शब्द। बुद्धिहीन जो शब्द है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो बुद्धिहीन जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। ऑप्शन एक है विशेषण, ऑप्शन दो है संज्ञा, ऑप्शन तीन है सर्वनाम, ऑप्शन चार है क्रिया। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से कीजिए कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों विशेषण में आता है। विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है दोस्तों विशेषता, तो बुद्धिहीन शब्द व्याकरण के किस दृष्टि में आता है। तो बुद्धिहीन यानी कोई भी अगर जीव है उसकी विशेषता बताई जा रही है, कोई इंसान है उसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन है वह बुद्धिहीन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है 63 नंबर क्वेश्चन है छत से ईंट गिरी। क्या हुआ दोस्तों, छत से ईंट गिरी। संबंध के कौन सा कारक है, संबंध है, अपादान है, या अधिकरण है, या संप्रदान है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। भाई ईंट गिर रही है छत से, अलग हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो अलग होने के संबंध में किसको यूज किया जाता है, जल्दी बताइए। तो छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो संबंध कारक होगा, अपादान होगा, अधिकरण होगा, या संप्रदान होगा। अरे अपादान से अलग होने के संबंध में होता है, ऑप्शन दूसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। छत से ईंट गिरी है तो क्या हो जाएगा अपादान, अपादान से अलग होने के संबंध में। ठीक है, अपादान से अलग हो गई। अधिकरण आपका होता है किसी पर अधिकार होता है, संप्रदान को के लिए हो जाता है, संबंध में किसी से संबंधित जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर छत से ईंट गिरी है तो अपादान इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है महोर्मी का संधि विच्छेद है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन एक दे रखा है महधन उर्मी, दूसरा है महाधन उर्मी, तीसरा है महाधन उर्मी, चौथा है महधन मर्मी। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 कौन सा आंसर सही हो जाएगा। महोर्मी का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, करेक्ट आंसर बताएंगे इसका। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधन उर्मी, ऑप्शन तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा महोधन उर्मी का। महोर्मी का जो होगा संधि विच्छेद वह क्या होगा, महाधन उर्मी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है समष्टि का विपरीतार्थक जो शब्द है वह क्या है। समष्टि का जो विपरीतार्थ शब्द है, यानी विलोम शब्द आपको बताना है समष्टि का। समष्टि का जो विलोम शब्द है, ऑप्शन एक दे रखा है विशिष्टि, ऑप्शन दो है अशिष्ट, ऑप्शन चार तीन है व्यष्टि, ऑप्शन चार है अपुष्टि। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। समष्टि का विपरीतार्थक बताना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यष्टि का जो विपरीतार्थक होता है समष्टि होता है, ये आपको याद रखना है। जो इसका विलोम शब्द होता है समष्टि होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है करपट का तद्भव है। करपट क्या है, करपट का तद्भव है, यहाँ पर तद्भव पूछा गया है तो सही से देखेंगे। ऑप्शन एक है कपट, ऑप्शन दूसरा है कपड़ा, ऑप्शन तीसरा है कारपेट, ऑप्शन चार है कपूर। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका। करपट का तद्भव रूप है
कपट है, कपड़ा है, कारपेट है या कपूर है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है, करपट बोला जाता है कपड़े को। क्या बोला जाता है? कपड़े को। कपड़ा जो होता है उसका जो तद्भव रूप होता है उसको करपट बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय, रमणीय में बताइए कौन सा प्रत्यय है? ई है, रम है, अनी है, डी है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन 1 ई, ऑप्शन 2 रम, ऑप्शन 3 अनी, ऑप्शन 4 है डी। प्रत्यय पूछा गया है दोस्तों। प्रत्यय पीछे वाले जो पीछे जुड़ता है और उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है शब्द में। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा अनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनी। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यह क्या है आपका? आपको बताना है क्या है ये। जल्दी से बताइए इसको। दोहा है, सोरठा है, रौला है या बरवे है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, रौला हो जाएगा या बरवे हो जाएगा? कितनी मात्राएं होती हैं दोहा में? 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं। तो इन दोनों में से कोई होगा। और ये आपने देखा है कि ये क्या है? श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल यशु जोदायक फल चार। ये क्या है दोस्तों? ये आपका दोहा हो जाएगा। ऑप्शन 1 एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दोहा है ये? कि यह आपका इसमें 24 मात्राएं निकलेंगी। और दूसरा आपको ये कहाँ मिलेगा? तो हनुमान चालीसा का यह दोहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, वाक्य है। वाक्य क्या है? देखिए ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है वाक्य है। ऑप्शन है 1 मोहन और गीता गा रही है। ऑप्शन दूसरा है मोहन और गीता और मोहन गा रहा है। ऑप्शन तीसरा है मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन चौथा है मोहन और गीता गा रही है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है। वाक्य शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है फटाफट बताएंगे। 1 2 3 4। मोहन और गीता गा रही है, मोहन और गीता गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं और मोहन और गीता गा रही है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों गा रहे हैं इसलिए रहे हैं आएगी। क्या आएगी? रहे हैं। मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? आपको बताना है। जो हिंदी का शब्दकोश होता है उसमें कौन सा शब्द सबसे अंतिम कोश में आएगा? चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन 1 क्रम, ऑप्शन 2 कृषक, ऑप्शन 3 कृषाणु, ऑप्शन 4 है क्लीव। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर इसका हो जाएगा। हिंदी शब्द क्रम के रूप में, जो हिंदी शब्द क्रम में अगर इनको व्यवस्थित किया जाए तो लास्ट में जो आएगा, अंत में जो आएगा वह कौन सा शब्द आएगा? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्र क्र क्र, तीनों में क्र 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 दे रखा है और यहाँ क्ल दे रखा है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द अंत में आएगा वह क्लीव होगा। क्या होगा? क्लीव। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 दे रखा है द्वंद्व, ऑप्शन दूसरा दे रखा है तत्पुरुष, ऑप्शन तीसरा है बहुब्रीहि, ऑप्शन चौथा है कर्मधारय। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। 1 2 1 द्वंद्व है, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है कर्मधारय। चराचरम में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? मैंने आपको बताया था पहले कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है। तो उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? प्रत्यय बाद में जुड़ता है। बीच में क्या होता है? शब्द होता है। यानी शब्द मिलकर होता है उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों तरफ जोड़ दिए जाएं तब भी वो शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ लगा हुआ है या अभि लगा हुआ है या अभ्य लगा हुआ है या अभ्या लगा हुआ है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। 1 2 3 4। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा या चौथा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अबे। अबे शब्द से अभ्यागत बनता है, ये आपको याद रखना है। अबे धन आगत, अबे धन आगत से मिलकर बनता है, अबे धन आगत से मिलकर बनता है आपका अभ्यागत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक
ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं? बताएंगे जल्दी से आंसर। ऑप्शन एक दे रखा है भगवत सरण उपाध्याय, ऑप्शन दूसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन चौथा है डॉक्टर हरदेव बाहरी। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो आपकी लिखी है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है वह किसने लिखा है? एक भगवत सरण उपाध्याय, दूसरा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चौथा डॉक्टर हरदेव बिहारी। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता निबंधकार के लेखक हैं, सॉरी आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन हैं? बताना है आपको। ऑप्शन एक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जिसने आचरण की सभ्यता निबंध लिखा है वह कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और सरदार पूर्ण सिंह। जल्दी से फटाफट बताइए इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है विरासत शब्द का अर्थ है। तो विरासत है वह शब्द का उसका अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन एक दे रखा है प्रकृति से प्राप्त है, ऑप्शन दूसरा है मित्रों से प्राप्त है, ऑप्शन तीसरा है पुरखों से प्राप्त है, ऑप्शन चौथा है मूल्य देकर खरीदा हुआ है। क्या है विरासत शब्द का जो अर्थ है वह आपको बताना है। प्रकृति से प्राप्त है, मित्रों से प्राप्त है, पुरखों से प्राप्त है या मूल्य देकर खरीदा हुआ है। दिमाग लगाइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से करेंगे इसको। तो विरासत जो होती है वह क्या होती है? पुरखों की होती है। क्या होती है? पुरखों की। कि विरासत में जो मिला है वह पुरखों का जो दिया होता है वह विरासत का, उसको विरासत कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निर्बल का विलोम शब्द है। तो निर्बल का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। ऑप्शन एक है सुदृढ़, ऑप्शन दो है बाहुबली, ऑप्शन तीन है समुन्नत, ऑप्शन चार है सबल। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि निर्बल का जो विलोम शब्द है वह क्या है। आपको विपरीतार्थक बताना है या विलोम शब्द बताना है निर्बल का। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सबल हो जाएगा। निर्बल का जो विलोम शब्द होता है वह सबल होता है, निर्बल का विलोम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शन एक है नूतन ब्रह्मचारी को, ऑप्शन दूसरा है परीक्षा गुरु को, ऑप्शन तीसरा है तितली को, ऑप्शन चौथा है त्यागपत्र को। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह आपको बताना है। नूतन है, परीक्षा गुरु है, तितली है या त्यागपत्र है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। आपको बताना है जो तद्भव पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित होती है। ऑप्शन एक है लखनऊ से, ऑप्शन दो है बनारस से, ऑप्शन तीन दिल्ली से, ऑप्शन चार है जबलपुर से। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो तद्भव पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से होती है, बनारस से होती है, दिल्ली से होती है या जबलपुर से होती है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लखनऊ है। तद्भव जो पत्रिका है वह लखनऊ से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? लखनऊ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन एक प्रकाश है, दूसरा रात्रि है, तीसरा अंधेरा है, चौथा चंद्र है। तद्भव शब्द से आपको पता होना चाहिए कि जो हमें सामान्य बोलचाल की भाषा में जिनको हम यूज करते हैं, ब्रज भाषा के जो शब्द होते हैं वह ज़्यादातर तद्भव शब्द होते हैं। और संस्कृत मिक्स जो शब्द होते हैं, संस्कृत के मिले हुए जो शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं इसके तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द इनमें कौन सा है? तो प्रकाश है या रात्रि है या अंधेरा है या चंद्र है। चंद्र का जो तद्भव शब्द बनता है वह चांद बनता है दोस्तों। क्या बनता है? चांद बनता है। और रात्रि का जो बनता है वह रात बनता है। प्रकाश का जो बनता है वो उजाला बनता है। क्या बनता है? उजाला बनता है। यह तद्भव शब्द होते हैं। लेकिन अंधेरा अपने आप में एक तद्भव शब्द है। तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति। आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन एक है आंख में काजल लगाना, दूसरा है व्यर्थ आडंबर, तीसरा है आंख की देखभाल करना, चौथा है
लाइलाज बीमारी। 4 ऑप्शन हैं, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे अपना। यहाँ पर दे रखा है लोकोक्ति है आँख एक नहीं है और कजरोटा 10-10। तो यहाँ पर क्या है इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो यह व्यर्थ का आडंबर करने वाले जो होते हैं उनके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है कि आँख एक नहीं, कजरोटा 10-10। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो निम्न में से जो पुल्लिंग शब्द है वह कौन सा है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। जो पुल्लिंग शब्द है वह कौन सा है। तो निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, रात है, बात है, गीत है या मात है। तो दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप कैसे पता करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग को हम वाक्य प्रयोग के द्वारा पता करते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बात करते हैं रात की, तो रात हो गई है, ये आप बात करते हैं तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात की करें तो बात हो गई है, बात बढ़ गई है, तो यहाँ पर भी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बात करें मात की, तो मात जो है हमारा ये मात माता को भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं गीत, तो गीत जो होता है वह पुल्लिंग होता है दोस्तों। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह तीसरा आंसर एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो गीत जो है वह पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, राम ने नरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इन शब्दों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन दे रखे हैं, एक है मित्रता, दूसरा है राम, तीसरा है सुरेश, चौथा है निर्वाह। तो यहाँ पर कौन सा भाववाचक संज्ञा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मित्रता दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर ता भी पीछे लगा हुआ है तो भाववाचक संज्ञा में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, मेरा घर इसी शहर में है। मेरा घर इसी शहर में है, मैं कौन सा विशेषण है बताना है आपको। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणबोधक विशेषण। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो भी इसका आंसर सही है उसको कमेंट कीजिए जल्दी से कि मेरा घर इसी शहर में है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है, संख्यावाचक है या परिमाणबोधक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर है सार्वनामिक विशेषण, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। किसने समझाया, पिता ने, कि सदा सत्य बोलना चाहिए। क्या है यह, कैसा वाक्य है, किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन एक है सरल वाक्य है, दूसरा इच्छावाचक वाक्य है, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य है, चौथा मिश्र वाक्य है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे कौन सा वाक्य है जो कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। किस तरह का वाक्य होगा यहाँ पर आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मिश्र वाक्य है। कौन सा है, मिश्र वाक्य। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, दो वाक्यों से मिलकर बना है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। जो कृतज्ञ है वह किसका संक्षिप्तीकरण है। दे रखे हैं विकल्प यहाँ पर, उपकार करने वाला, दूसरा उपकार कराने वाला, तीसरा किए हुए उपकार को मानने वाला, चौथा है किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो यहाँ कृतज्ञ दे रखा है, कृतज्ञ किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो संक्षिप्तीकरण के कृतज्ञ है वह किसका है, फटाफट से आंसर बताएंगे। एक का है, दो का है या तीन का, चार का। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करें इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो कृतज्ञ आपको दे रखा है, तो कृतज्ञ जो उपकार को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। तो तीसरा आंसर एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन एक है कटहल, दूसरा काष्ठग्रह, तीसरा कड़वा, चौथा कंठफल। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो भी इसका आंसर है, एक, दो, तीन, चार। कटहल, काष्ठग्रह, कड़वा या कंठफल। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो
आंसर होगा कटहरा यहाँ पर दे रखा है, तो काष्ठ ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एकदम से राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, ये आपको बताना है। उपसर्ग मैंने पहले ही बताया है, उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो यहाँ पर अत्याचार, अत्याचार का आप संधि विच्छेद कीजिए, उसमें क्या आगे आता है, अति आता है या आ आता है या अत आता है या अत्या आता है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, जो भी इसका करेक्ट आंसर है जल्दी से लगाइए दोस्तों। अत्याचार शब्द का उपसर्ग है, क्या है, अत है, आ है, अत है या अत्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अत्य हो जाएगा। अत्य धन आचार बराबर अत्याचार, ये इसका संधि विच्छेद होता है और संधि विच्छेद में पहले आने वाला जो वर्ड होता है वही आपका उपसर्ग बन जाता है, मोस्टली वही आपका उपसर्ग बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। रसों को, जो रस होते हैं, रस छंद अलंकार की बात चल रही है यहाँ पर, जो रस होते हैं उनको उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो होती है उसको क्या कहते हैं। अनुभव, अनुभाव या स्थायी भाव या विभाव या संचारी भाव। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। जो कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री है, अनुभव है, अनुभाव है या स्थायी भाव है या विभाव है या संचारी भाव है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो आंसर है विभाव, विभाव इसका आंसर है, जो कि रसों को उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री है। ऑप्शन सी यानी ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहां सुमित तह नाना, जहां कुमत तह विपत्ति निदाना। जहां सुमत तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है आपको बताना है। ऑप्शन एक है करुण रस है, दूसरा भयानक रस है, तीसरा श्रृंगार रस है, चौथा शांत रस है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या आंसर इसका हो जाएगा। जहां सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमत तहाँ विपत्ति निदाना, यानी आपको बताना है इसका रस कौन सा है। तो इसका जो आंसर है शांत रस इसका रस है, यानी शांत रस की यहाँ पर बात की गई है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महोत्सव का सही संधि विच्छेद कौन सा है। जो महोत्सव है उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो ऑप्शन एक है महाधन उत्सव, दूसरा है महोधन उत्सव, तीसरा है महोधन उत्सव, चौथा है महेधन उत्सव। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो महोत्सव है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, एक होगा, दो होगा या तीन होगा या चार होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो महाधन उत्सव ये महोत्सव का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संधि विच्छेद है वह महाधन उत्सव होगा, किसका होगा, महोत्सव का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चौमासा में समास है, तो चौमासा में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन एक है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास। फटाफट से 1 2 3 4 चार ऑप्शन है, आंसर कमेंट करेंगे। चौमासा में जो समास है वह कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो पहला पद है वह संख्यावाचक है, दूसरा पद जो है वह आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन पहला पद जो है वह संख्यावाचक है। और जो संख्यावाचक शब्द इसमें होते हैं उसमें द्विगु समास होता है। पहला शब्द जो संख्यावाचक होगा उसमें द्विगु समास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है आपको बताना है। चूहा जो है बिल से बाहर निकला उसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन एक है संप्रदान कारक, दूसरा है करण कारक, तीसरा है अपादान कारक, चौथा है संबंध कारक। तो बिल से बाहर निकला है तो यानी बिल से अलग हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। संप्रदान को के लिए करण से अपादान कारक जो होता है, अपादान जो होता है अलग होने के संबंध में होता है, अलग होता है। संबंध से होता है, अपादान जो अलग होता है कर्ण से होता है और संप्रदान
को के लिए होता है। तो यहाँ पर अपादान एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि चूहा जो है बिल से अलग हो रहा है, अलग होने का जो अगर उसमें आता है तो उसमें क्या होता है, अपादान कारक होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है अनिर्वचनीय कहते हैं। तीसरा है स्वानुभूति। चौथा है रहस्य। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है अनिर्वचनीय। क्या है? अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय को ही कहते हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? फटाफट से इसको बताएंगे। जो आचरण की सभ्यता है वह किसका निबंध है? सेशन में बात की जा चुकी है इसके बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह या सरदारपुर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सरदारपुर सिंह एकदम राइट आंसर हो जाएगा आचरण की सभ्यता का। चलते हैं नेक्स्ट। भूषण किस काल के कवि हैं? आपको बताना है। जो भूषण है, महाकवि भूषण हैं, वह किस काल के हैं? तो वीरगाथा काल के हैं या भक्ति काल के हैं या रीति काल के या आदिकाल के? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कौन सा इसका आंसर सही है। जो भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आदिकाल। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो यह रीतिकाल के कवि हैं। कौन से? रीतिकाल के कवि हैं। कौन है? महाकवि भूषण। किस काल के हैं? रीतिकाल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, उत्साह। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? फटाफट से इसका आंसर बताइए। उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का है, हास्य रस का है, श्रृंगार रस का है या वीर रस का है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे इसका। जो भी आंसर है, करुण है, हास्य है, श्रृंगार है और वीर है। जो उत्साह है किस रस का स्थायी भाव है? यानी उत्साह आ जाना, किस में उत्साह आता है? तो वह वीर रस में उत्साह आता है। तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है आपका? वीर रस का स्थायी भाव जो है वह उत्साह है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है, कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी या घनानंद? कवितावली की जो रचना की है वह किसने की है, ये आपको बताना है। तो कवितावली की जो रचना की है, दोहावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, यह किसने लिखी हैं? तो यह तुलसीदास की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की। किसकी हैं? तुलसीदास की यह रचनाएं हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास की ही कृति है। उसकी भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है या अपभ्रंश है? फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास जो थे किस भाषा के कवि थे, ये बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ब्रज भाषा के वह कवि थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। फटाफट से आंसर कमेंट किया करें। अगला आता है, ट वर्ग। ट जो वर्ग होता है वह किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ है, तालव्य है या मूर्धन्य है या दंत है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो ट वर्ड है, ट वर्ग का के में किस प्रकार का व्यंजन है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो मूर्धन्य ध्वनि निकलती है। ट जो वर्ग होता है वह मूर्धन्य होता है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? अंधेर नगरी जो है उसके लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या हरिकृष्ण प्रेमी हैं या रामकुमार वर्मा हैं? 4 ऑप्शन हैं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा अंधेर नगरी प्रताप नारायण मिश्र है या भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी या रामकुमार वर्मा? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो अंधेर नगरी लिखा है वह किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। और प्रतिदिन एक सेशन आपके लिए यहाँ पर लाया जाता है। और शाम को 7 बजे का भी टाइम बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पर जीएस का फैक्ट टू फैक्ट आपको एनालिसिस कराया जाता है। जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड क्वेश्चन से होते हैं उनको लिया जाता है, और जो पीछे आने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें समाहित किया गया है, जिनकी आगे आने की भी प्रबल संभावना है। यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप और एग्जाम्स हैं, जैसे केवीएस हो गया, सुपर टेट हो गया, टेट हो गया,
इनमें भी क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। और अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को समाहित किया गया है दोस्तों। तो स्किप ना किया करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और अपनी एक सीट निकाल सकें, अपना भविष्य बना सकें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।